कांगड़ा शैली। कांगड़ा क्षेत्र में चित्रकला एक विशिष्ट शासक राजा संसार चंद्र जो कि 1775 से 1823 तक शासन किए के संरक्षण में पल्लवित हुई यानी विकसित हुई। ऐसा माना जाता है कि जब गुलेर के राजा प्रकाश चंद आर्थिक तंगी के कारण अपनी चित्रशाला को सहेज नहीं पा रहे थे, तब उनके मुख्य कलाकार मनकू यानी मानक एवं उनके पुत्रों ने कांगड़ा के राजा संसार चंद्र का आश्रय लिया। इसीलिए यहाँ कांगड़ा शैली की शुरुआत होगी। तो संसार चंद्र 10 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। इस साम्राज्य की महिमा उनके दादा घमंड चंद द्वारा पुनः स्थापित की गई थी। वो कटोच सम्राट के शासकों से संबंध रखते थे जो इस क्षेत्र में लंबे समय तक राज्य कर रहे थे। 17वीं शताब्दी में जहांगीर ने कांगड़ा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उन्हें उसका जागीरदार बना दिया। मुगल शासक के पतन के बाद राजा घमंड चंद्र ने मुख्य अधिकारी क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया और व्यास नदी के किनारे बसे तीरा सुजानपुर शहर को अपनी राजधानी बनाई और उत्तम स्मारकों का निर्माण कराया। उन्होंने कलाकारों के लिए चित्रशाला का रखरखाव भी किया। मतलब ये कांगड़ा शैली के बारे में बता रहा है कि जब राजा संसार चंद्र आर्थिक तंगी की वजह से रखरखाव नहीं कर पाए तो मनकू और यानी मानक जो थे वो अपने पुत्रों के साथ कांगड़ा आ गए। तो यहीं से हम लोगों को कांगड़ा शैली का विकास देखने को मिला। तो इसमें मुख्य कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये एक आर्ट है कालिया मर्दन यानी कालिया को मारते हुए जब श्री कृष्ण जी ने कालिया का वध किया था, ये उसका चित्रण है भागवत पुराण का। कांगड़ा चित्रकला शैली में है ये। 1875 का है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में अभी ये सुरक्षित है। तो यहाँ से देखते हैं मुख्य कांगड़ा में बहुत थोड़े से चित्र बने क्योंकि सन 1786 तक ये राज्य मुगलों के और बाद में सिक्कों के अधीन रहा। संसार चंद का पुत्र अनिरुद्ध चंद 1823 से 1301 भी कला का उदार संरक्षण था, यानी इनके बाद इनका पुत्र भी एक कला का प्रेमी और उसका संरक्षक था और कई बार अपने दरबारियों के साथ उसका भी चित्रण किया गया। अगर देखा जाए तो कांगड़ा शैली सबसे अधिक काव्यात्मक एवं गीतात्मक भारतीय शैली है। अगर देखा जाए तो कांगड़ा शैली सबसे अधिक काव्यात्मक एवं गीतात्मक भारतीय शैली है जो स्थायी सुंदरता और कोमलता के प्रदर्शन में अपनी पहचान बनाती है। महीन रेखा छिटक रंग अलंकरण के बारीकी और सबसे मुख्य महिला आकृतियों के चेहरे का चित्रण, माथे से नाक तक सीधी रेखा जो लगभग 1790 में प्रचलित में आई कांगड़ा शैली की मुख्य चित्रकला विशेषता है, यानी ये मेन विशेषता है इस चित्रकला। भागवत पुराण, गीत गोविंद, नल दमयंती, बिहारी सतसई, रागमाला और बारहमासा चित्रण के प्रचलित विषय थे, यानी ये इनके प्रचलित विषय थे। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये इनके प्रचलित विषय थे। कई अन्य चित्रों में संसार चंद्र और उनके दरबार का लिखा जोखा समाहित है। संसार चंद्र को नदी किनारे बैठे हुए, संगीत सुनते हुए, नृत्य देखते हुए, त्यौहार पर संभावित करते हुए, तंबू की खुटाई बांधते हुए और तीरंदाजी करते हुए, सैनिक अभ्यास आदि करते हुए दिखाया गया है। मतलब ये इनके मेन टॉपिक तो थे ही, पर संसार चंद्र की क्रियाकलापों को भी दिखाया गया है। फतू, परखू और खुशहाल आदि कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार थे। इसको आप लिख लीजिए कहीं, ये इस शैली के प्रमुख कलाकार थे। संसार चंद्र के राज्यकाल में कांगड़ा शैली के चित्र अन्य पहाड़ी राज्यों की अपेक्षा बहुत प्रखर थे, बहुत प्रखर मतलब बहुत अच्छे थे। इन्होंने व्यापक राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया और गुलेर और अन्य क्षेत्र के कलाकारों के साथ एक बड़ी कार्यशाला की मदद करने में सक्षम रहे। कांगड़ा शैली शीघ्र ही तीर सुजानपुर से पूर्व गढ़वाल और पश्चिमी कश्मीर तक फैल गई, मतलब ये विकसित हुई और एरिया इसने बड़ा किया अपना। 1809 में रणजीत सिंह की मदद से गोरखाओं को भी भगा दिया। हालांकि संसार चंद ने अपने कलाकारों की चित्रशाला को सहेज कर रखा, परंतु 1785 से 1805 के बीच हुए उत्कृष्ट कार्य के समांतर कार्य नहीं हुए। मतलब जिस प्रकार की अच्छी आर्ट हुई थी वो इस शासन के बीच में उतनी अच्छी हम लोगों को देखने को नहीं मिली। भागवत पुराण चित्रों की श्रृंखला कांगड़ा कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मतलब भागवत पुराण के जो चित्र हैं इसकी श्रृंखला बहुत अच्छी होगी, इसीलिए इसको यहाँ की उपलब्धि बोला गया है। ये चित्र उनकी सहेज, व्यवहारिक और सामान्य मुद्रा की आकृतियों को प्रस्तुतिकरण के लिए उल्लेखनीय है जो नाटकीय दृश्यों में स्पष्ट रूप से चित्रित हुए। माना जाता है कि मुख्य कलाकार की अपने हुनर अर्थात कौशल पर पकड़ थी जो नैनसुख का वैश्य था। मतलब जो कलाकार थे उनको बहुत ही अच्छे से अपना कार्य करना आता था, बारीकी से, वही बताया गया। कृष्ण की लीलाओं का अभिनय का चित्र रस पंच अध्याय से लिया गया है। ये भागवत पुराण के 5 अध्यायों का एक समूह है जो रस के दर्शन तत्व को समर्पित है। इसमें हृदय स्पर्श तरीके से गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण के अचानक उनके मध्य से दृश्य हो जाने पर उनका दुख परिकृष्ट दिखाई देता है। आर्ट में ये कृष्ण के कार्य में पुनः स्मरण करना भगवत पुराण गुलेर कांगड़ा का चित्र। इस पूरे चैप्टर में एक मेन चीज़ है जो है अष्टनायिकाओं का वर्णन। ये अभिसारिका नायिका कांगड़ा सा है, ये एक अभिसारिका नायिका है और अष्टनायिकाओं का के बारे में है तो हम लोग जानते हैं। अष्टनायिका या
आर्ट नायिका चित्रण। नायिका मतलब होता है कि एक जैसे हीरोइन, हीरो टाइप कैरेक्टर पहाड़ी शैली का मुख्य विषय है। ये पहाड़ी शैली का मुख्य विषय है, जिसमें नारी की अलग अलग प्रवृत्ति और भावपूर्ण चित्रण को समाहित किया गया है। यानी इसमें औरतों की अलग अलग व्यवहार को, उनके भाव को एकदम अच्छे से दिखाया गया है। इसमें कुछ इस प्रकार है। ऊतका, ये एक नायिका का नाम है ऊतका। वह जो अपने प्रिय के आगमन की संभावना में धैर्य से प्रतीक्ष है। यानी वो जो अपने प्रिय यानी उसका प्रेमी है, उसके लिए वेट कर रही है। तो ये है ऊतका, ये एक नायिका है। और एक है स्वाधीन भर्तिका, वह जिसका पति उसकी चाह जैसा है। मतलब जैसे उसने अपने पति को सोचा था, जैसा वो चाहती थी, उसका पति एकदम वैसा ही उसको मिला है। तो वो है स्वाधीन भर्तिका। ये अष्टनायिकाओं का नाम है। एक नायिका है ये अष्टनायिका। अष्टनायिका मतलब 8 औरतें जिनके अलग अलग व्यवहार के बारे में इसमें बताया गया है, जिसमें से 2 के बारे में ऊतका, स्वाधीन भर्तिका, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। एक है व्यास सज्जा, वह जो समुद्र यात्रा से वापस आए अपने प्रिय का इंतजार कर रही है। ये जो अपने इसका प्रेमी है, समुद्र यात्रा पर गया था और वहाँ से लौटने का ये उसका वेट कर रही है और उसके स्वागत में फूलों की सेज सजा रही है। फिर है कला हर्तिका, वह जो अपने प्रिय के चाहने पर विरोध करती है और बाद में उसके देर से आने पर पश्चाताप करती है। मतलब जब उसका प्रेमी उसको चाहता है तो वो उस चीज़ का विरोध करती है, परंतु जब वो चला जाता है तो उसके देर से आने पर वो पश्चाताप करती है। तो जब भी अष्टनायिकाओं का उल्लेख होता है, कवियों और कलाकारों की सबसे अधिक पसंदीदा यानी इन अष्टनायिकाओं में से एक जो है जिसको मुख्य बोला गया है, वो है अभिसारिका को एक विशिष्ट स्थान मिला है। अभिसारिका वह जो सारी विपत्तियों को पार कर अपने प्रिय से मिलने दौड़कर चली जाती है। इसमें परिस्थिति की कल्पना प्रायः बहुत विचित्र है और जुनून के साथ नाटकीय स्वभावनाएं तथा प्रकृति के विपरीत तत्वों के विरुद्ध नायिका की दृढ़ता, यानी प्रकृति भी उसको जानने में बाध्य डाल रही है, और भी चीज़ें हैं, विपत्ति हैं, पर फिर भी वो सब चीज़ों को पार करके अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो ये है अभिसारिका। इस चित्र में सखी ये बताती है कि नायिका किस तरह रात में जंगल पार करके अपने प्रिय से मिलने जाती है। ये है अभिसारिका। ये है अभिसारिका। ये यहाँ साफ है, एकदम अंधेरा बादल छाया हुआ है, काला, मतलब हर चीज़ की विपत्ति है, फिर भी ये सब कुछ पार करके मिलने जाती है। कहते हैं योग लक्ष्य प्राप्त करके ध्येय के कारण ही नायिका रात्रि में घने जंगल में निकलती है। विस्तृत रूप में अभिसारिका की प्रतिमा एक जैसी ही रही, परंतु कई बार कलाकारों ने कुछ भिन्नता के साथ प्रस्तुति की। प्रायः भूत प्रेत जो सामान्य अनेक दृष्टों में दिखाई देते हैं वे इनमें नहीं देखते, परंतु रात्रि का गहन अंधकार, बादलों में बिजली की चमक, सर्पों का रात के अंधेरे में फुकराना, खोखले वृक्षों से अचानक बाहर आ जाना, जीवरातों का गिरना आदि सभी चित्रित किया गया है इस आर्ट में। ये सांप है, भूत प्रेत और मतलब सब चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें आर्ट में। और 12 मासा चित्र में 12 पन्ने, जिन्हें फोलियो भी कहते हैं, चित्रित हैं। 12 मासा के बारे में आपको बताया था जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पांडुलिपि चित्रकला पढ़ा था, तो उसमें 12 मासा के रिलेटेड हमने चीज़ें बताई थी कि एक वो लेखन है जिसके लास्ट में हमें 12 मासा नामक प्रकरण देखने को मिलता है, टॉपिक यानी, जिसमें हमें मौसमों के बारे में बताया गया, महीने के अनुसार मौसमों के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं जिसमें प्रेम के अलग अलग भाव समाहित हैं और साल के प्रत्येक माह के प्रतीक हैं। 19वीं शताब्दी में यह विषय पहाड़ों में बहुत लोकप्रिय रहा। कवि प्रिया के 10वें अध्याय में केशव दास द्वारा 12 मासा का उल्लेख किया गया है। इसमें उन्होंने सबसे गर्म माह को ज्येष्ठ का माह बताया है, जो मई जून में पड़ता है। इसका वर्णन किया है कलाकार ने भी कवि द्वारा वर्णित सदृश्यता को चित्रित करने में अत्यधिक आनंद का अनुभव किया है। मतलब जो वो कविता है उसको जैसा उन्होंने बताया है वैसा ही इन्होंने चित्रित किया है। सदृश्यता को चित्रित करने में अत्यधिक आनंद का अनुभव किया है। सन 1780 में कांगड़ा शैली उस समय प्रकाश में आई जब बसोहली शैली की शाखाएं उभरकर अपनी कुछ चित्रित विशेषताओं के साथ चंबा, कुल्लू, नूरपुर, मानकोट, जरसूट, मंडी, बिसलपुर, जम्मू और अन्य केंद्रों पर नियंत्रित प्रवाहित हो रही थी। कश्मीर में 1846 से 85 कांगड़ा शैली, एक स्थानीय शैली, हिंदू पुस्तक सजावट के रूप में प्रकाशित हुई। फलतः सिखों ने कांगड़ा कलाकारों को रोजगार प्रदान किया। पहाड़ी शैली के संदर्भ में कोई उसे प्रत्येक केंद्र में चित्रित की, कोई या फिर अनेक नियमित चित्रण विशेषताओं को प्राप्त नहीं कर सका। मतलब पहाड़ी शैली के संदर्भ में ये अपनी कोई विशेषता प्राप्त नहीं कर सकी। इसे मोटे तौर पर 3 शैलियों में विभाजित किया गया, बसोहली, गुलेर और कांगड़ा। विद्वान इसके विषय में अलग अलग मत रखते हैं, मतलब इन सभी के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। यद्यपि ये सूत्र केंद्र है जहाँ से ये शैली अन्य स्थानों पर पहुँची, मतलब सूत्र केंद्र तो वही है जहाँ से ये सब आई, फिर बाद में ये डिवाइड हो गई। इसलिए जरसोट में गुलेर शैली पहचानी गई, जो गुलेर शैली का अंतर्गत जरसोट केंद्र के रूप में श्रेणीबद्ध हुआ। संक्षिप्त में इन अन्य केंद्रों का उल्लेख हुआ जहाँ 17वीं 8वीं शताब्दी के पूर्वध में बसोहली शैली में चंबा के शासकों ने छवि चित्र मिलते हैं।
तो यही बताया गया कि ये कहाँ कहाँ पे विकसित हुई, कहाँ कहाँ पे फेमस हुई। आगे देखेंगे। कुल्लू शैली नुकीली ठोड़ी, बड़ी बड़ी आँखें, दूसरा रंग का प्रचुर प्रयोग, टेराकोटा लाल रंग की पृष्ठभूमि आदि विशेषताओं के साथ उत्पन्न हुई। मतलब ये कुल्लू की शैली बताई गई है। श्रृंगारी रामायण एक बहुत ही प्रसिद्ध संग्रह कुल्लू घाटी में चित्रित हुआ है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, श्रृंगारी रामायण। तो उसका चित्रण कुल्लू की घाटी में ही हुआ है। ये एक दूसरे से शैलीगत भिन्नता रखती हैं, इसलिए माना जाता है कि अलग अलग समूह के कलाकारों ने इन्हें बनाया होगा। ये मत है कि जब बसोहली शैली स्वतः पल्लवित हो रही थी और कांगड़ा शैली के रूप में परिपक्व हो रही थी, नूपुर के कलाकारों ने कांगड़ा को सुंदर आकृतियों के साथ बसोहली के चमकीले रंगों को बरकरार रखा। मतलब जब ये विकसित हो रही थी तो इस शैली को इन लोगों ने, नूपुर के जो कलाकार थे, उन्होंने इसको चमकीले रंगों के साथ और आकृतियों के साथ बरकरार रखा। बसोहली एवं मनकोट के वैवाहिक संबंधों की वजह से कुछ कलाकार बसोहली से मनकोट स्थानांतरित हुए, अतः वैसे ही चित्रित शैली वहाँ भी विकसित हुई। जब जरसोट में संरक्षण बलवंत सिंह थे और शैली जो दरबारी कलाकार नैनसुख द्वारा बनाई गई, उनकी अनेक छवि चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी, जिनके आरंभिक सदी पूर्ण बसोहली शैली की नवीन पृष्ठ शैली का नेतृत्व किया गया। नैनसुख की ये शैली गुलेर कांगड़ा शैली के नाम से भी जानी जाती है। मंडी के शासक विष्णु और शिव के अत्यंत भक्त थे। मंडी किसे कहते हैं? मंडी जैसे आपको बताया था कि चित्रशालाएं जो होती हैं, जहाँ चित्र बनाए जाते हैं इकट्ठा होकर, तो उसको ही मंडी बोलते हैं। तो वहाँ पे शासक विष्णु और शिव के भक्त थे। तो कृष्ण लीला के विषय के अतिरिक्त शैव विषय भी बनाए गए, यानी जो हम लोग पहले अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि कृष्ण जी के लीलाओं के विषय में चित्रित होता था, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि शैव विषय के बारे में भी चित्रण को मिलता है। मोलाराम नामक एक कलाकार था जो गढ़वाल शैली से संबंधित था। उसके हस्तचार किए हुए कई चित्र प्राप्त हुए हैं। ये शैली संसार चंद्र के दौर की कांगड़ा शैली से प्रभावित है। संसार चंद्र जिनके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो उनके ही दौर की ये शैली है जो हम लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है ख़त्म। इसके बाद यहाँ पे आर्ट दी हुई है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इन आर्ट के बारे में नंद यशोदा कृष्ण बलवंत सिंह। और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है। और आगे की वीडियो के लिए जस्ट वेट।